हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, जो कि मोतिहारी में है, उसका पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट में है। ये आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन का, कितना टाइम मिलेगा आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एवरीथिंग। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिए। तो सबसे पहले ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये आपका 120 मिनट्स का होगा और इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें कि जो क्वेश्चन है आपका वो 2 सेक्शन में बटा होगा। 1 to 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च से आएंगे और 51 to 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा। अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स, यहाँ पे हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 51 to 100 आपका कॉमर्स से होगा। OMR शीट मिलेगी, उसी में आपको ABCD ऑप्शन मिलेगा, उसी में से एक चूज़ करना है। तो वही पैटर्न होगा जो यूजुअल जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं PhD के लिए उनका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। सबसे पहले एज आई सेड अर्लियर कि आपका 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च से रहेगा। तो पहला ही क्वेश्चन है, हु सेड दैट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज आर नॉट लाइक। ये एक स्टेटमेंट है और आपको ये बताना है कि किन्होंने ये बात कही है। तो इसका आंसर है डार्विन, ए डार्विन। ठीक है। Question 2. A researcher selects a probability sample of 100 out of the total population. It is, आपको ऑप्शन दिया गया है A, B, C, D, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ये क्लस्टर सैंपल है या रैंडम सैंपल है या स्ट्रेटिफाइड सैंपल है या सिस्टमैटिक सैंपल है। तो ये आपका रैंडम सैंपल है। थर्ड क्वेश्चन है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ स्टडी विल बी मोर एक्यूरेट इफ द सैंपल ड्रॉन इज A टेकन रैंडमली, B फिक्स्ड बाय कोटा, C रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन और D पर्पसिव। तो इसका आंसर है C रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन। Fourth question है, a researcher selects only 10 members as a sample from the total population of 5,000 and considers it good because A. He was a good researcher, B. He was guided by his supervisor, C. The population was homogeneous और D. all of these। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिसर्चर ने 10 मेंबर सेलेक्ट किए हैं एज ए सैम्पल टोटल पॉपुलेशन से, जिसमें कि 5,000 पॉपुलेशन है, और उसको ये लगता है कि ये अच्छा सैंपल साइज है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न है द पॉपुलेशन वॉज होमोजीनस। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फिनाइट। तो इसका आंसर है सी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। 6th क्वेश्चन है, फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू A रियल लाइफ सिचुएशंस, B एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस, C लैबोरेटरी सिचुएशंस, D नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है A रियल लाइफ सिचुएशंस। 7 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड इन नॉर्मेटिव रिसर्चेस, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्चेस, बोथ ऑफ द अबव या फिर डी नन ऑफ द अबव। सेवंथ का आंसर है बी, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्चेस। 8 है, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ
A single variable, B replication, C occupation, D interest of the subject. इसका आंसर है बी रेप्लिकेशन। 9th क्वेश्चन है ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एक्सेप्ट ए रिलीजन एंड क्लास टेस्ट, बी सेक्स, सी ऑब्जर्वेशन और डी इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो 9th का आंसर है आपका इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। 10th क्वेश्चन है सीइंग अ वेरी बिग रैली इट वॉज रिपोर्टेड दैट जेडी विल विन द इलेक्शन, द कंक्लूजन वॉज बेस्ड ऑन ए रैंडम सैम्पलिंग, बी क्लस्टर सैम्पलिंग, सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, डी पर्पसिव सैम्पलिंग। इसका आंसर है बी क्लस्टर सैम्पलिंग। 11th क्वेश्चन है आपका इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ए एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, बी पुअर इंटेलिजेंस मीन्स पुअर अचीवमेंट इन स्कूल, करप्शन, सी है आपका करप्शन इन इंडिया इंक्रीजिंग, या फिर डी पुअर वर्किंग कंडीशन रिटार्ड्स आउटपुट। तो आपका 11th का आंसर है ए। क्वेश्चन 12 है आपका द अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए ट्रीटमेंट वेरिएबल, बी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, सी मैनिपुलेटेड वेरिएबल और डी ऑल ऑफ द अबव। तो 12 का आंसर है आपका डी ऑल ऑफ द अबव। 13 क्वेश्चन है आपका द रिव्यू ऑफ द रिलेटेड स्टडी इज इम्पॉर्टेंट वाइल अंडरटेकिंग अ रिसर्च बिकॉज इट अवॉइड्स रिपीटेशन ऑफ डुप्लीकेशन, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द गैप्स, सी है आपका इट हेल्प्स द रिसर्चर नॉट टू ड्रॉ इलॉजिकल कंक्लूजन, या फिर डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर आपका है 13 का डी ऑल ऑफ द अबव। 14 है आपका रिसर्च इज अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी, बी कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पसेस, सी कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज, या फिर डी अ रैंडम अनप्लान प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है ए अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी। यहाँ पे और जितने भी ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पसेस, यहाँ पे भी नेगेटिविटी है क्योंकि सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए ही तो काम कोई भी हम पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड्स को अच्छा बनाने के लिए। तो इसी तरीके से जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। डी देख लीजिए रैंडम अनप्लान प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 14 का वो ए होगा। फिर 15 है आपका ऑल गुड रिसर्च एम्स एट बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बी डेवलपिंग जनरलाइजेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, सी सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम्स, डी नन ऑफ द अबव। तो जो 15 है इसका आंसर है आपका ए बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। The idea that knowledge comes from experience is A. rationalism, B. deductive reasoning, C. logical और D. empiricism। तो आपका 16 का आंसर होगा empiricism। 17th है research can be conducted by a person who has studied research methodology, B. holds a postgraduate degree, C. possesses thinking and reasoning ability, D. is a hard worker। तो वैसे
इसके जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे सही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे क्लोज आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन का वही उसका सही आंसर रहता है। तो रिसर्चर को तो हार्ड वर्क होना ही चाहिए, जैसे कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसको मैथडोलॉजी भी पता होनी ही चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्लोज नज़र आता है वो है सी, पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो इसका सही आंसर भी सी होगा। 18 है आपका, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसर्चर इज़ ए क्यूरोसिटी, बी एक्टिव इमेजिनेशन, सी एबिलिटी ऑफ ए डी ऑल ऑफ द अबव। 18 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। A researcher is generally expected to A. Study the existing literature in field, B. Generate new principles and theories, C. Synthesize different ideas, D. None of the above। तो 19 का आंसर आपका है B. Generate new principles and theories। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, One of the essential characteristics of research is A. Replicability, B. Generalizability, C. Usability, D. None of the above। 20 का आंसर है आपका B। क्वेश्चन नंबर 21, The depth of any research can judge by A. Title of the research, B. Objectives of the research, C. Total expenditure on the research, D. Duration of the research। तो 21 का आंसर सही आंसर है आपका बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। 22 क्वेश्चन है, द रिसर्च इज ऑलवेज वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, बी एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, सी फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज ऑफ ए डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका 22 का सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ थ्योरी, ए समराइजिंग द करंट नॉलेज, बी मेकिंग प्रिडिक्शंस, सी एक्सप्लेनिंग फिनोमिना, डी ऑल ऑफ द अबव। 23 के सारे ऑप्शन सही हैं, सो डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, the experimental study is based on A. law of single variable, B. manipulation, C. both A and B, or D. none of the above। तो 24 का सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, द टू मेन अप्रोचेस ऑफ अ रिसर्च आर ए. डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, बी. सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर्स, सी. सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन, या फिर डी. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो 25 का सही आंसर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च, ए. ऑब्जर्वेशन, बी. हिस्टोरिकल, सी. सर्वे, या फिर डी. फिलोसॉफिकल। तो जो 26 का आंसर सही आंसर है वो है ए, ऑब्जर्वेशन। Question number 27, research can be classified as A. basic, applied and action research, quantitative and qualitative research, C. philosophical, historical, survey and experimental research, या फिर D. all of the above। तो 27 का सही आंसर है D. all of the above। 28 question, field work based research is classified as A. empirical research, B. historical research, C. experimental research, या फिर D. biographical। तो 28 का आपका आंसर है A. empirical। अगला क्वेश्चन है, a correlation study determines A. the relationship between independent and dependent variable, B. impact of the observer on the participant, C. cause and effect relationship, D. the relationship between two events।
इसका सही आंसर है डी, द रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स। Question number 30. The qualitative research is usually deductive in nature, B. inductive in nature, C. deductive और inductive in nature या फिर D. none of the above। इसका सही आंसर है B. inductive in nature। 31 क्वेश्चन है, Which of the following types of research is associated with theory generating? A. inductive research, B. deductive research, C. both inductive and deductive, D. none of the above। तो 31 का आंसर है A. inductive research। फिर अगला क्वेश्चन है, Which of the following is not the requirement of a hypothesis? A. the based on facts, B. be conceivable, C. contradict the knowledge of nature, D. allow consequences to be deduced from it। तो 32 का सही आंसर है C. contradict the knowledge of nature। Question number 33. The objective of a research can be written A. only in question form, B. only in statement form, C. both question and statement forms या फिर D. in hypothetical form। तो 33 का सही आंसर है B. only in statement form। Question number 34. A good hypothesis should be A. precise, specified and consistent with most known facts, B. formulated in such a way that it can be tested by the data, C. with limited scope and should not have global significance या फिर D. all of the above। तो आपके 34 क्वेश्चन का सही आंसर है D. all of the above। Question number 35. Hypothesis cannot be stated in A. null and question form terms, B. declarative form, C. general terms या फिर D. none of the above। 35 का सही आंसर है बी. डिक्लेरेटिव फॉर्म। सॉरी 35 का आपका सही आंसर है जनरल टर्म्स, बाय मिस्टेक। 35 का आपका सही आंसर है जनरल टर्म्स। ये जनरल टर्म में आप स्टेट नहीं कर सकते हाइपोथेसिस को। डिक्लेरेटिव टर्म का मतलब हुआ कि आपने पहले ही बता दिया कि हाइपोथेसिस आपकी सही है। सो हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन ए. नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स, बी. डिक्लेरेटिव फॉर्म, सी. जनरल टर्म्स या फिर डी. नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है 35 क्वेश्चन का सी. जनरल टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, a statement that predicts the cause and effect relationship between variable is known as A. null hypothesis, B. experimental hypothesis, C. independent variable, C. dependent variable, D. dependent variable। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है B. experimental hypothesis। 37. The first step of research is A. selecting a problem, B. searching a problem, C. finding a problem या फिर D. identifying a problem। तो 37 का सही आंसर है C. finding a problem। 38. A research problem is feasible only when A. it has utility and relevance,
बी इट इज़ रिसर्चेबल, सी इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू द नॉलेज, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो 38 का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा कलेक्शन मेथड, ए द ओपिनियन, बी पॉजिटिविज्म, सी द केस स्टडी, डी द इंटरव्यू। तो 39 का सही आंसर है डी द इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज ए एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रुथ, बी फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विद रियलिटी, सी इंटर रिसर्च अग्रीमेंट, या फिर डी मैथोडोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। तो 40 का आपका सही आंसर है बी फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विद रियलिटी। Question number 41. Hypothesis cannot be stated in A. Declarative terms, B. Null hypothesis and question form terms, C. General terms, या फिर D. Directional terms। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कुछ देर पहले भी जो क्वेश्चन नंबर 35 था, क्वेश्चन नंबर 41 है, ये आपका सेम है, लगभग क्या सेम ही क्वेश्चन है आपका। और जो MGCUB का जो आंसर की आया था, आंसर की उन्होंने बाद में अपना दिया था, उसमें उन्होंने जनरल टर्म्स इसका सही आंसर बताया 41 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, यू कैन सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका जनरल टर्म्स। अभी भी कुछ देर पहले 35 क्वेश्चन जो था वो भी सेम ही था आपका। अगला है द बेसिस ऑन विच द अजम्पशन आर फॉर्मुलेटेड, ए कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, B. Universities specified characteristics of this caste, D. all of the above। तो 42 का सही आंसर है all of the above। A null hypothesis is when there is no difference between the variables, B. the same as research hypothesis, C. subjective in nature, या फिर D. when there is difference between the variables। तो 43 का सही आंसर है when there is no difference between the variables। Question number 44. The hypothesis can be described as A. just as a hunch, B. a wild guess, C. a type of statement made by researchers when they are attempting to get fundings for their research, D. a prediction of some sort regarding the possible outcomes of study। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है D. a prediction of some sort regarding the possible outcomes of a study। Question number 45. Formulation of hypothesis may not be required in A. survey method, B. historical studies, C. experimental studies, या फिर D. normative studies। तो 45 का सही आंसर है B. historical studies। 46. Which of the following is true in context of a hypothesis? A. it is tentative proposition, B. the validity of a hypothesis is unknown, C. it must be generalizable, or D. all of the above। 46 का सही आंसर है all of the above। 47 है which variable are those that researcher chooses to study in order to assess their possible effect on one or more variable। 47 का ऑप्शन है ए डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, सी एक्सट्रानियस, डी नन ऑफ द अबव। तो 47 का सही आंसर है बी इंडिपेंडेंट। A condition or characteristics that can take on different values or categories is called A. constant, B. variable, C. a cause and effect relationship, या फिर D. descriptive relationship।
तो 48 का सही आंसर है बी, अ वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, इन रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज कॉल्ड ए वेरिएबल, बी मेथड, सी कांस्टेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो 49 का सही आंसर है सी, कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज एसेंशियल इन ए सर्वे मेथड, बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी केस स्टडी या फिर डी क्लिनिकल स्टडी। तो उसका सही आंसर है ए, सर्वे मेथड। तो 50 तक क्वेश्चन आपके रिसर्च से थे। अब 51 से कॉमर्स पे आते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, द टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, क्लीनिंग चार्जेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी फैक्ट्री ओवरहेड्स, सी ऑफिस ओवरहेड्स, डी सेलिंग ओवरहेड्स। इसका होगा बी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। 53, dash is the process of ascertaining cost, whereas dash is the process of recording various costs in systematic manner in order to prepare statistical data to ascertain cost. Costing and cost accounting, B cost accounting and costing, costing and allocation of cost, costing and absorption of cost. बहुत ही ध्यान से कुछ क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ही सिमिलर इसके जो ऑप्शंस रहते हैं उन्हीं में से कोई एक आपको चूज़ करना है। ऑप्शंस तो वही 4 हैं, लेकिन उसी में से सिर्फ एक ही आंसर सही है। बहुत ही सेम सा ऑप्शन आपको लगेगा। इसका सही आंसर है 53 का ए, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। 54, इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेवेन्यू कॉस्ट, बी डिफरेंशियल कॉस्ट, सी फिक्स्ड कॉस्ट या फिर डी वेरिएबल कॉस्ट। तो 54 का सही आंसर आपका सी, फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम। ए, स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस. It is standardized on the basis of past experience. C, in fixing standard time, due allowances should not be given to fatigue and tool setting. D है आपका, the production manager does not provide any input in setting the labor time standards. तो 55 का आपका सही आंसर है A, standard labor time indicates the time in hours needed for a specific process. Question number 56. Which one of the following is not correct with reference to standard costing? A, standard costing system where predetermined costs are used for control of entire organization. B, आपका standard may be expressed in quantitative and monetary measures. C, only adverse variances are investigated intensively. या फिर D, standard is determined for each element of cost. तो 56 का आपका सही आंसर है C, only adverse variances are investigated intensively. 57. Which one of the following is the most likely result of a marketing strategy that attempts to serve all potential customers? A, all customers will be delighted. B, customer perceived value will be increased. C, the company will need to follow up with a demarketing campaign. या फिर D, not all customers will be satisfied. तो 57 का आपका सही आंसर है D, not all customers will be satisfied. Question number 58. Which of the following marketing strategies are not used in growth stage of the product life cycle? A, improving quality and adding new features. B, adding new models of product. C, entering new market segments. D, using awareness and trial communications.
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी। जब मार्केटिंग में आपका ग्रोथ पे कोई प्रोडक्ट आपका ग्रोथ स्टेज पे आ जाता है, इसका मतलब है वो ऑलरेडी लोगों के बीच उसकी जो नॉलेज है, लोगों को पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, तभी वो ग्रोथ स्टेज पे आया। तो वहाँ पे अवेयरनेस एंड ट्रायल कम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं होती है। सो 58 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, द मार्केटिंग टास्क विच फाइंड्स ways to alter the time pattern of demand through flexible pricing, promotion and other incentives is called A. Demarketing, B. Synchro marketing, C. Flexi marketing या फिर D. Guerrilla marketing। 59 का आपका आंसर है सही, B. Synchro marketing। 60 है, which of the following positioning strategies adopted by marketers to position their product in two categories simultaneously? A. Point of difference, B. Point of parity, C. straddle positioning या फिर D. emotional positioning। तो C का सही आंसर है आपका D. straddle positioning। 61, advertising method in which an advertisement is broadcasted simultaneously on several radio stations or television channels is known as A. blackout, B. consolidation, C. roadblock या फिर D. cornering। मतलब किसी प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है इसके अंदर में वो जितने भी मीडियम्स हैं वहाँ पे साथ ही साथ किया जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, उस कैंपेन को? तो उसका सही आंसर है सी. रोड ब्लॉक। अगला है द टेंडेंसी फॉर परसुएसिव कम्युनिकेशन टू लूज द इम्पैक्ट ऑफ सोर्स क्रेडिबिलिटी ओवर टाइम इज नोन एज ए. हॉथरॉन इफेक्ट, बी. स्लीपर इफेक्ट, सी. पुल बैक इफेक्ट, डी. सोर्स इफेक्ट। और C2 का सही आंसर है बी. स्लीपर इफेक्ट। अगला है आपका द डिफरेंस बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स इवेल्युएशन ऑफ ऑल द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ एन ऑफरिंग एंड परसीव्ड ऑल्टरनेटिव्स इज नोन एज ए. कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, बी. टोटल कस्टमर बेनिफिट, सी. टोटल कस्टमर कॉस्ट या फिर डी. कस्टमर एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसका सही आंसर है ए. कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 पर ईयर, जिसमें कि सेल्स दिया हुआ है 25 पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 12 पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹3 पर यूनिट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है 5 लाख, फिक्स सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका जो सही आंसर है वो है बी. 88,000 यूनिट्स। 65 है आपका सेल्स ऑफ अ फर्म आर ₹74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ₹40 लाख, फिक्स कॉस्ट ₹8 लाख, ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द फर्म विल बी। तो इसका सही आंसर है आपका सी. 1.31। इसका सोल्यूशन कंट्रीब्यूशन बाय EBIT करके आएगा आपका, प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ए. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बी. नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर 3. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन नंबर 4 है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, आपको ये चूज़ करना है A, B, C, D इन 4 ऑप्शंस में से। सो द राइट आंसर इज C. 1, 2, 4 यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स,
नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सारे के सारे आपके डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं जिसमें कि आपके डिस्काउंटिंग के मेथड के थ्रू में जो भी वैल्यू है वो निकाली जाती है, कैलकुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द assumption ऑफ द वॉल्टर्स डिविडेंड मॉडल। द कंपनी हैज़ अ वेरी लॉन्ग और परपेचुअल लाइफ, ऑल अर्निंग्स आर इधर reinvested internally or distributed as dividend, there is no flotation cost for the company, cost of capital of the company is constant। तो 67 का आपका सही आंसर है C 1, 2 and 4, यानी कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है और ये वाला आंसर गलत है। 68 है सिलेक्ट द रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि जो सही कॉम्बिनेशन है इसका वो है बी, इसका 1, 2, 3 and 5 EOQ ABC एनालिसिस, फिर 3 है आपका HML एनालिसिस और 5th है आपका FSN एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 69 अंडर द यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इफ फॉर एन इक्विटी share of ₹50, the normal rate of return is 10% and expected rate of return is 5%, then the value of an equity share will be। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है A ₹25। Debt financing is a cheaper source of finance because of the time value of money, rate of interest, tax deductibility of interest, dividends are not payable to lenders। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही है वो है आपका सी टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। 71 क्वेश्चन है लीज विच इंक्लूड्स अ थर्ड पार्टी लेंडर्स नोन एज लीवरेज लीज, इनवर्स लीज, सेल्स एंड लीज बैक, डायरेक्ट लीज। तो उसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि उसका सही आंसर सी था तो मेरे मुंह से पहला ऑप्शन सी ही निकल गया, सी लीवरेज लीज। 72 का है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेनली ड्यू टू। तो इसमें आपका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 72 का सी बाइफर्केशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। 73 है आपका मोनोपोली इज नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी मेनली बिकॉज ऑफ द मोनोपोलिस्ट endeavors टू। तो उसमें क्या करता है मोनोपोलिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी प्रोड्यूस बिलो इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल व्हेन ही एग्जिबिट्स सेटिस्फैक्शन विद द नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। 75 ऐसे मैं करती हूँ साथ ही साथ मैं पढ़ते चलती हूँ। जो 75 क्वेश्चन है वो क्या है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अ यंग पर्सन मीन्स द पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द। तो इसका जो सही एज है वो होगा ए 14th ईयर ऑफ एज। 76 है आपका when in any year the allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus payable to the employees, the maximum bonus payable by employer is। तो 76 का आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है 20% यानी कि सी। अगला है 74 क्वेश्चन है मैच द आइटम्स ऑफ द लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट्स द करेक्ट कोड फ्रॉम द बिलो। इसमें आपको मैचिंग करना है और जो सही मैच है वो है ऑप्शन नंबर बी। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो 77 का आपका सही आंसर है ए प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस। 78 व्हाट इज़ हवाला। तो ये हवाला क्या है टैक्स इवेजन, इलीगल ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंक रॉबरी, इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है इलीगल ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर अगला आपका अगेन ये इनकम टैक्स से क्वेश्चन है। इसमें आपको मैचिंग करके बताना है जैसे हाउस रेंट अलाउंस क्या हुआ, कैजुअल इनकम, कलेक्शन चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मैनेजमेंट असेसमेंट। तो इसमें से कौन सा सही मैच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए तो कौन सा सही मैचिंग है वो है आपका, इसका सही आंसर है बी, जिसमें कि ए का आपका 4th होगा, बी का 3rd होगा
सी का 1 होगा और डी का 2 होगा। फिर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल इन द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही ऑप्शन है वो है डी 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 80, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। तो इसमें से कौन सा सही है? तो अब एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही ऑप्शन है वो है सी। 82, capital expenditure on scientific research in previous year which could not be absorbed due to insufficiency of profit in the relevant assessment year can be carried forward for its setting of up to। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर है वो है डी indefinite number of assessment years। 83, if an assessee is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, the portion of agriculture income in that case shall be। तो 83 का सही आंसर होगा इसमें से ऑप्शन बी 60%। 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये बताना है। तो 84 का जो सही आंसर है वो है कौन सा? तो now let me tell you, the correct answer is D। 85, the income from the sale of a machinery used in business is treated as। 85 इसका सही आंसर होगा। तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, B इज द करेक्ट आंसर। 86, a scale of measurement for a variable that considers order, distance and unique origin is known as। तो ये किस में आएगा आपका? 86 का सही है आपका रेशियो स्केल। फिर आपका 87 इसका सही आंसर होगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं 2 और आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा 87 का सी प्लस में 0.40। 88 इसका सही आंसर होगा डी। 89, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 89 का सही आंसर है आपका नेट पर्सनल इनकम। 90, इसमें अगेन आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 91 का, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। तो सबसे पहले कौन सा क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ था आपको उसके हिसाब से, क्योंकि आपको ईयर याद रखना है। तो इसका सही आंसर आपका है 91 का बी। 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ नाफ्टा। तो इसका सही आपका आंसर है पनामा। यूएसओ, मैक्सिको एंड कनाडा इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 3 ही मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी। 93, अगेन ये कैलकुलेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन है, इसमें कि आपको टोटल कैपिटल दिया हुआ है, उसको आपको कैलकुलेट हिसाब से टोटल कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हो और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो इसका सही आंसर है बी 27,500। फिर आपका 94, ए बी एंड सी पार्टनर्स, तो इनका प्रॉफिट लॉस शेयर दिया हुआ है, आपको न्यू बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो 94 का सही आंसर है आपका 28, 21:14:9। आप वीडियो को पॉज करके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आप वीडियो को कंटिन्यू प्ले कीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर मैच कीजिए। 95, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2। आपको अगेन इसमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। 96, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो 96 का करेक्ट आंसर है सी, इन फॉर्म
form and substance, the companies are one entity. 97. Preparation of consolidated balance sheet of holding company and its subsidiary company is done as per. तो आपको इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ लिया गया है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, तो इसका सही आंसर आपका होगा AS 21B. Which amount due to outgoing partner is shown in the balance sheet as his? तो liability asset capital loan, इनमें से सही ऑप्शन है लोन. मिशन स्टेटमेंट शुड बी, मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, तो ये आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए और फेसिबल होना चाहिए. तो इसका सही आंसर आपका A, C and D. 99 के बाद 100 क्वेश्चन आपका है. अ ट्रेनिंग टेक्निक इन विच ट्रेनीज आर फर्स्ट शोन गुड मैनेजमेंट टेक्निक्स इन अ फर्म आर आस्क्ड टू प्ले रोल्स इन simulated situation and are given feedback and praised by their supervisor is known as. तो इसका करेक्ट आंसर आपका है A, behavior modeling. सो दैट इज़ इट फॉर डे. अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.